हेलो बच्चों, मैं शैलेंद्र सर। आज की क्लास बच्चों होने वाली है आनुवांशिकता एवं जैव विकास के बारे में। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। बच्चों, आज हम आनुवांशिकता के बारे में पढ़ेंगे। इसकी इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी। आनुवांशिकता से तात्पर्य हुआ बच्चों, जो देखिए कुछ न कुछ हम में जो समानता है हमारे पिताजी से या हमारे पिताजी से उनके पिताजी से अर्थात हमारे दादाजी से कुछ न कुछ सिमिलरिटी जो है हम लोग संतान में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती रहती है। गुण लक्षण जैसे आँखों का रंग, बालों का रंग और उसके बाद हाइट, ये सब बच्चों हमको आनुवांशिक रूप से जो है हेरिडिटी, आनुवांशिकता हेरिडिटी के रूप में मिलते हैं, पैतृक मिलता है, पैतृक लक्षण मिलता है। पैतृक लक्षण से तात्पर्य हुआ कि जैसे जो हमारे दादा और दादी थे, दादा और दादी के जो डीएनए है उनका दोनों डीएनए का गुण जो है हमारे पिताजी में मिलेगा, हमारे पेरेंट्स में मिलेगा, और हमारे पेरेंट्स के जो गुण रहेंगे, जो लक्षण रहेंगे, वह लक्षण जो है हम में आती, संतानों में आती हैं। तो इसीलिए इसे जो है इसे पैतृक लक्षण भी कहा जा सकता है। यह आनुवांशिक होता है। जो लक्षण जैसे ह्यूमन का बेबी का रंग, कलर जैसे आँख का रंग का होना, हाइट का होना, कलर का होना, बालों का रंग होना, कैसे होना, ये सब बच्चों जो है यह सब पैतृक होता है, आनुवांशिक होता है, जो हमारे दादाजी से हमारे पिताजी में मिली और हमारे पिताजी और पेरेंट्स से जो है हमारे माता और पिता से हमें और आप में मिलती है। तो ये सब के बारे में डिस्कस करने के लिए बच्चों, तो इसी को जो है आनुवांशिकता के अंतर्गत ये सब बातें हम इसको जानेंगे, समझेंगे। इसके पहले बच्चों आनुवांशिकता का ये किसका रिसर्च किए थे, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने। सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने, इन्होंने 1822 में उनका जन्म हुआ था और 1884 में उनकी मृत्यु हुई थी। सर ग्रेगर जॉन मेंडल थे क्या, इनके बारे में डिस्कस पूरा करेंगे। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने रिसर्च में यह सिद्ध किया कि यह जो डीएनए, माता पिता के जो डीएनए हैं उनके लक्षण, उन दोनों के लक्षण डीएनए जो है हमारे बच्चों में आते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे क्या होता है कि पापा, जैसे बच्चा पापा काले माँ गोरी, तो बेटा जो है काला कैसे हो गया, या जो है पापा मम्मी की हाइट दोनों अच्छी हैं तो जो है बच्चे की हाइट कैसे कम हो गई, या किसी को होता क्या है नाक में क्या होगा, जैसे कि किसी बहुत से जो है देखोगे बच्चे की नाक पूरी तरह से उठी रहती है, और जबकि इनकी माता पिता में जो है ऐसा कुछ नहीं रहता है। किसी के बच्चों को होता क्या है, ये कान की जो है ललाट जो है ये चिपकी हुई रहती है, किसी खुला रहता है। ये सब जो वेरिएशन आते हैं जो बच्चों, ये सब पैतृक लक्षण होता है। जो हमारे दादा हो सकता हो पापा जो है काले मम्मी गोरी, तो जो बेटा जो है गोरा कैसे हुआ या काला कैसे हुआ, तो हो सकता है बच्चे इसके दादाजी रहे हों या दादी रही हों। यही सब जो है जो दादा से हमारे पिताजी में और पिताजी से जो बच्चों में जो लक्षण प्राप्त होते हैं, या डीएनए के द्वारा, दोनों के डीएनए से जो है हमारी जो है यह जो है आनुवांशिक लक्षण होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। इसमें ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने 1822 में इनका जन्म हुआ था और जो है 1884 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इन्होंने, ग्रेगर जॉन मेंडल एक साइंटिस्ट थे बच्चों, वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है मटर के पौधों पर रिसर्च किया था। पाइशियम सटाइवम, मटर का वैज्ञानिक नाम पाइशियम सटाइवम, जान ही रहे हैं, न जानते हो तो कहीं आप जो है लिख लीजिएगा, मटर का वैज्ञानिक नाम पाइशियम सटाइवम। पहले तो आप हमें ये जानने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, आनुवांशिकता होता क्या है, आनुवांशिकता होता क्या है बच्चों, इसके बारे में डिटेल करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा सर ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में रिसर्च पढ़ते हैं। आखिर ये कौन थे, कहाँ तक पढ़े थे, क्या थे और कैसे इन्होंने रिसर्च किया और किस पर इन्होंने रिसर्च किया और क्यों रिसर्च किया, इसी प्लांट पर ही, मटर पर ही क्यों रिसर्च किया, इसके बारे में पूरा डिटेल करेंगे। तो ये सब चीज़ें बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, और एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो अक्सर आते जाते रहते हैं बच्चों। तो इसके बारे में, आनुवांशिकता के बारे में अब बहुत सारी हम लोगों के मन में ख्याल भी आता रहता है बच्चों कि यार पापा मम्मी दोनों गोरे हैं तो बच्चा काला कैसे आ गया, या पापा मम्मी की हाइट बहुत अच्छी है, बच्चे की हाइट कम हो गई। तो ये सब बातें बहुत मन में चल रहा होता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि ऐसा होता है। कैसे होता है, क्योंकि वो पैतृक लक्षण है। हो सकता है मम्मी पापा के लक्षण जो दादा और दादी छोटे हों, उनके जो है डीएनए हमारे पिताजी में, उनका डीएनए आ गया हो उस बच्चे में, पोते में आ गया हो, ये भी हो सकता है। होता क्या, हो भी सकता है, होता ही है,
होता है। ये दोनों मम्मी पापा के डीएनए जो है लक्षण, आनुवांशिक लक्षण वो बच्चों में आता ही रहता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो पहले सोचा करते थे, बताया करते थे सब बच्चे कैसे यार, कैसे मम्मी पापा ऐसे तो बच्चा कैसे, ये सब तमाम तरह की बातें मन में चलती रहती हैं। उसके बारे में बहुत ज़्यादा घबराएं जरूर है बच्चों। बस इसको आप आनुवांशिकता, आप विश्लेषण को पढ़िए, पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे होता था, कैसे कैसे होता है। और दूसरी बात, ग्रेगर जॉन मेंडल बच्चों जो है ये मटर के ही पौधों कर ही क्यों लिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इनका एक्सपेरिमेंटल था, 3 इन्होंने अपना नियम दिया था, तीनों नियम के बारे में पढ़ेंगे। एक नियम जरूर आता है एग्जाम में, उसके बारे में पूरा डिटेल करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए क्या पढ़ते हैं, इसको आनुवांशिकता के बारे में पढ़ते हैं। पहले आनुवांशिकता होता क्या है, यह होता क्या है बच्चों। आनुवांशिकता कहते किससे हैं, क्या कहता है, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना ही आनुवांशिक कहलाता, तथा आनुवांशिकता के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी क्या समानता बनी रहती। इसकी खोज क्या सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने सन 1866 ईस्वी में किया था। बहुविकल्प में पूछा जाता है कि आनुवांशिकता के जनक कौन थे, आनुवांशिकता के जनक कौन थे, या हेरिडिटी के जनक कौन थे, इनके फादर क्या हैं, या हेरिडिटी ऑफ फादर किसे कहते हैं। 1866 ईस्वी में इन्होंने सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसकी रिसर्च किए था, आनुवांशिकता की खोज किया था। किस सन में, 1866 ईस्वी में। तो पहले तो आप देखा जाए जैसे इनका क्या होगा, क्या रिसर्च किए थे बच्चों, इसका क्या था ये आपका, जैसे बालों का रंग कैसा होगा, त्वचा का रंग, आँखों का रंग, हाइट, ये सब इत्यादि के बारे में ये डिस्कस किया गया था आनुवांशिकता के बारे में। अब इसके बारे में देखिए, सर ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लिया जाए। कौन थे, कहाँ से आए थे, कितना पढ़े थे, किस पर रिसर्च किए थे, और उसी प्लांट पाइशियम सटाइवम, मतलब मटर के पौधे के वैज्ञानिक नाम पाइशियम सटाइवम, और सब जान ही रहे हैं। आखिर ये मटर के पौधे को ही क्यों इन्होंने अपने प्रयोग में लिया, ये क्वेश्चंस बहुत आता है कि मेंडल साहब ने कि मटर के पौधों को ही अपने रिसर्च में प्रयोग में क्यों लिए थे। ये बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसके बाद उसी के जस्ट डिस्कस करेंगे, पढ़ाया जाएगा। पहले तो देखा जाए ग्रेगर जॉन मेंडल थे कौन और कहाँ थे। इनका क्या, मेंडल का जन्म सन 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में एक किसान परिवार में हुआ था। माध्यमिक शिक्षा लेने के बाद सन 1847 में मेंडल ब्रून शहर के लिए गिरजाघर में एक पादरी हो गए। वह यह विज्ञान और गणित के लिए वियना, ये पूछा जाता, वियना विश्वविद्यालय गए थे। अपने अवकाश के समय गिरजाघर के बगीचे में, जब उनकी छुट्टियां हुआ करती थी, गिरजाघर के जो है बगीचे में मेंडल ने पाइशियम सटाइवम के पौधे, मटर के पौधे पर संकरण के लिए अनेक प्रयोग किए। लगातार इन्होंने कितने, 8 वर्षों तक, ये भी पूछा जाता है, लगातार कितने वर्षों तक उन्होंने रिसर्च किया था मटर के पौधे पर। लगातार 8 वर्षों तक जो है कठिन परिश्रम के बाद इन प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर मेंडल ने सन 1866 ईस्वी में आनुवांशिकी के नियमों की खोज किया, किंतु उनके जीवन काल में वैज्ञानिकों ने इसके महत्व को नहीं पहचाना। सन 1900 में 3 वैज्ञानिक, कौन कौन से, डी व्रीज और शेरमैक, और तो तीसरे कौन थे, कोरेंस ने इस नियम का पुनः खोज किया था। तो कहने का मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया देश के एक ब्रून शहर में हुआ, एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। माध्यमिक शिक्षा लेने के बाद 1847 में वो क्या किए थे, मेंडल ने ब्रून शहर के गिरजाघर में वो पादरी हो गए। वह विज्ञान और गणित के लिए वियना विश्वविद्यालय। दूसरा क्वेश्चन बहुविकल्प में पूछा जाता है कि मेंडल साहब ने किस विश्वविद्यालय से एजुकेशन लिए थे। वियना विश्वविद्यालय, क्या था, वियना विश्वविद्यालय गए। अपने अवकाश के समय, अवकाश का मतलब जब उनको छुट्टियाँ होती थी, पढ़ाई उढ़ाई से जब छुट्टी होते थे 4 घंटे जो भी वो करता था, वह गिरजाघर में एक बगीचा था, मटर के पौधे। मेंडल ने पाइशियम सटाइवम के पौधे पर संकरण करके जो है अनेक प्रयोगों को उन्होंने लगातार 8 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, लगातार 8 वर्षों तक रिसर्च, कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने
निष्कर्षों के आधार पर 1866 ईस्वी में उन्होंने आनुवंशिकी की डिस्कवरी कर दी है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को लेकर जो है उनका कुछ वैज्ञानिकों उनसे सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। तो फिर उन्होंने लास्ट में क्या किए थे कि वो सन 1900 में 3 वैज्ञानिक डी ब्रीज, शेरमैक और कोरेंस साहब ने इस नियम को पुनः खोजा था बच्चों। तो बच्चों इसको आप राइट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास करवा रहे हैं। तो बच्चों मेंडल ने मटर के ही पौधे, सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेंडल ने आखिर मटर के ही पौधों को क्यों चुना अपने एक्सपेरिमेंट में। यह कई बार क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और आपको जानकारी के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है कि होना चाहिए। आखिर उन्होंने मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, क्यों? वैसी कॉमन सी बात है बच्चों कि क्रॉस कराना है, फर्टिलाइजेशन कराना है, मेल फीमेल का रिप्रोडक्शंस कराने हैं, उसके बाद उसकी नई जनरेशंस के बारे में हमको डिस्कस करना है कि आखिर इसमें लक्षण कौन कौन से आए, बौनापन आया, छोटा आया, काला आया, गोरा आया, झुर्रीदार आया, ये ऐसा कौन सा क्या क्या बहुत सारी बातें होती हैं। तो ह्यूमन में इतना पॉसिबल नहीं होता, एनिमल में भी इतना पॉसिबल नहीं होगा। तीनों ने मटर के ही पौधे को इसलिए चुना क्योंकि यह एक वर्षीय होता है, वर्ष में एक बार होगा। और उसमें दूसरी बात क्यों होगा उसके बारे में नंबर 1 क्या होगा, ये मटर का पौधा क्या होता है, एक वर्षीय होता है, एक वर्षीय होता है। तो इसका जीवन चक्र छोटा होता है जिससे कुछ ही समय में इसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करना संभव हो जाता है। नंबर 2, इसके पुष्पों में नर तथा मादा जननांग एक ही पुष्प पर होते हैं। तो जब एक ही पुष्प पे नर और मादा होंगे बच्चों तो फर्टिलाइज उसका जो है निषेचन कराने के लिए बहुत आसान होगा। दूसरा क्या होगा, इसमें कृत्रिम, इस प्रकार कृत्रिम, इसमें कृत्रिम पर परागण द्वारा भी संकरण कराया जा सकता है। चौथा है स्वतः निषेचन के कारण मटर के पौधे समयुग्मजी या होमोजाइगस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अतः इसका पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इसके पौधे शुद्ध लक्षण वाले ही बने रहते हैं। 5वां पॉइंट, मटर के पौधों में बहुत ऐसे लक्षण मिलते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मटर के पौधों को आप देखिए, बच्चों प्लांट देखिए, उसमें सफ़ेद फूल, नीला फूल, पीला फूल, इस तमाम तरह के फूल रहते, बहुत सारी वैरायटी मिलती है। ये आसान भी था, या मेंडल साहब को ये आसान भी हो गया था कि भाई ये अगर एक प्लांट भी एक वर्षीय है तो आसानी से हमको मिल जाएगा, प्लांट भी मिल जाएगा, फूल भी मिल जाएगा, और इसमें नर और मादा, मटर के प्लांट पर नर और मादा पुष्प एक ही पर होंगे। अतः इसमें स्वपरागण भी होगा और इसे कृत्रिम पर परागण द्वारा भी हम करा सकते हैं। परागण वाला आप लेक्चर साहब जो है, ये जो बच्चे नहीं देखें तो पिछला क्लास के जो है वीडियो आप ज़रूर जाकर देख लीजिए, हम पर परागण आप उसमें पढ़ा चुके हैं डिटेल में। तो इसमें नर और मादा जो है एक ही प्लांट पर पाए जाएंगे, किस पर, मटर के पौधों पर बच्चों। तो इसलिए जो है इन्होंने मटर के पौधों को चुना। तो उसके बाद मटर के पौधों को चुनने के बाद इन्होंने बच्चों रिसर्च करना स्टार्ट किया। जब रिसर्च करना स्टार्ट किया मेंडल साहब ने, इन्होंने 3 नियम, कितने नियम, 3 नियम को जो है एक्सपेरिमेंट किया, जो है 3 नियम उन्होंने बताया। पहला क्या नाम है, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा क्या नाम है, पृथक्करण का नियम, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। ये 3 बच्चों उन्होंने, मेंडल ने जो है 3 नियम को प्रतिपादन किया। ये 3 नियम जो है बच्चों एग्जाम में तीनों मैक्सिमम तो 2 पूछ लिए जाते हैं, अक्सर एक पूछे ही जाते रहते हैं, हमेशा के लिए पूछे जाते हैं। तो आप लोग बच्चों ये तीनों नियम को डिस्कस किया जाएगा, पढ़ा जाए, उसके बाद ही आप इसको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार भी रखेंगे इसको। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, उसके बाद इस क्लास में करवा रहे हैं कि आपके जो 3 ला है इसके बारे में पढ़ते हैं। मेंडल ने बच्चों कितने नियम, 3 नियम को प्रतिपादित किया था। एक प्रभाविता का नियम, और दूसरा कौन था, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, और तीसरा क्या था, पृथक्करण का नियम। तो पहला नियम बच्चों हम पढ़ रहे हैं, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें क्या किया मेंडल साहब ने, उन्होंने किया क्या, मेंडल ने किया था, इस नियम के अनुसार जब विपरीत गुण वाले नर और मादा पौधे के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही परिलक्षित होते हैं। इसे प्रभाविता या प्रबलता का नियम कहते हैं। शुद्ध विपरीत गुण वाले नर तथा मादा के मध्य जब संकरण कराते हैं तो
प्रथम पीढ़ी में F1, प्रथम पीढ़ी F1 में संकर संतानें प्राप्त होती हैं। इन संतानों में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई पड़ता है। तो जैसे मेंडल साहब ने बच्चों दो प्लांट लिए, किसका, मटर का। एक का लिए कौन सा, नर का, नर, उसे मैंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी, वो लंबा हुआ। और दूसरा प्लांट कौन से लिए, मादा लिए, उसको रिप्रेजेंट मैंने किया किससे, जो है स्मॉल टी से। तो जैसे आप इसको ऐसे, हाँ ऐसे कर दिया जाए, ऐसे आप इसको लिख दो, ये नर लंबा, ये नर भाग है आपका नर, ये कैसा हुआ, लंबा, ठीक है, ये नर लंबा हुआ, ऐसे ऐसे कर दिया जाए, ज़्यादा सही रहेगा। और दूसरा ये आपका मादा बौना, ये आपको हो गया मादा, कैसा था, बौना प्लांट था। तो इन्होंने मेंडल साहब ने दो प्लांट लिए। एक कौन से प्लांट लिए बच्चों, नर का लिए, एक मादा के लिए। नर को मैंने रिप्रेजेंट किया किससे, कैपिटल टी द्वारा, और मादा को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल टी द्वारा। अब इसके बीच संकर कराया जाता, क्रॉस कराया गया, संकर कराया गया। तो इसमें बच्चों हुआ क्या, दोनों टी पहले अलग हुए, ये देखिए इसका भी स्मॉल टी वाला भी दोनों टी अलग हुए। एक बार इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी से मिलाया गया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ। फिर इसका एक कैपिटल टी को स्मॉल टी से इस टी से मिलाया गया, तो स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होगा। फिर दोबारा मादा वाले से भी क्या किया गया, स्मॉल टी से और कैपिटल टी मिलाया गया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी से फिर कैपिटल टी मिलाया गया, तो स्मॉल टी और कैपिटल टी प्राप्त होगा। इस प्रकार देखा गया बच्चों, ये जितने चाइल्ड प्राप्त हुए, जितने संतानें प्राप्त हुई, टोटल कैसे हुई, लंबा प्राप्त हुआ। यह F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ है, यह इसको क्या कहा जाए, यह फर्स्ट जनरेशन, यह F1 पीढ़ी में यह प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से देखा जाए, जितने लंबे पौधे हैं ये शुद्ध लंबे नहीं, संकर लंबे हैं, क्यों, क्रॉस कराई गई है। तो बच्चों ये रहा आपका प्रभाविता का नियम, इसका एग्जाम्पल आप इसको जो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद दूसरा नियम पढ़ाते हैं आपको। नेक्स्ट बच्चों, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में डिटेल करते हैं, डिस्कस करते हैं। होता क्या है इसके बारे में देखो, जब दो परस्पर विरोधी शुद्ध अनुवांशिक लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी F1 के संतानों में केवल प्रभावी लक्षण प्रदर्शन होता है, दिखाई देता है, परंतु दूसरी पीढ़ी F2 पीढ़ी की संतानों में परस्पर विरोधी लक्षणों का एक निश्चित अनुपात 3:1 के अनुपात में पुनः पृथक्करण होता है। इस नियम को ही पृथक्करण का नियम कहते हैं, तथा इस नियम से स्पष्ट होता है कि प्रथम पीढ़ी के साथ साथ रहने पर भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं होता। जो बच्चों हम प्रभाविता के नियम में पढ़े थे, तो उनमें क्या था, एक शुद्ध लंबा पौधा लिए थे, एक जो है मेल का लिए थे, जो कैपिटल टी प्रदर्शित किए थे, और दूसरा क्या लिए थे, मादा का स्मॉल टी बच्चों। तो F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ था कितना, संकर सभी लंबे प्राप्त हुए थे ना। अब उन्हीं दो संकर लंबे प्राप्त हुए F1 पीढ़ी को पुनः क्रॉस करा दिया गया, पृथक्करण मतलब पुनः इसको क्रॉस करा दिया गया, संकरण कराया गया। तो क्या प्राप्त हुआ, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी जो F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ था, F1 पीढ़ी में, उसको पुनः संकरण कराया गया। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों अलग हुए, इसमें भी दोनों अलग हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो कैपिटल टी से देखो, इस कैपिटल टी से और इस कैपिटल टी से मिलाया गया तो कैपिटल टी प्राप्त हुआ। फिर पुनः इस कैपिटल टी से स्मॉल टी को मिलाया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ। तो जो कैपिटल टी और कैपिटल टी आपस में मिले तो ये क्या प्राप्त हुआ, कैसा संतान प्राप्त होंगे, शुद्ध लंबा प्राप्त हो गया। और कैपिटल टी स्मॉल टी जो मिला गया ये सिर्फ संकर लाल प्राप्त हुए। और दूसरी प्रकार से इसका देखा जाए, इसका कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी मिलाया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ, इसको क्या बोलते हैं, संकर लाल, जो ही हम प्राप्त किए थे F1 पीढ़ी में। और दूसरा स्मॉल टी और स्मॉल टी शुद्ध बौना प्राप्त। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं इसमें
कि F2 पीढ़ी में फिनोटाइप में अनुपात कितना होता है, 3:1 का अनुपात हुआ। और दूसरा जीनोटाइप जो होता है, जीनोटाइप अनुपात में 1:2:1 का अनुपात होता है। इसमें क्या क्या प्राप्त होगा, नंबर 1 शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ पौधा और शुद्ध बौना प्राप्त हुआ, और 2 प्राप्त कैसे हो गए, संकर लाल प्राप्त हो गए बच्चों। ये रहा है आपका पृथक्करण का नियम, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको राइट डाउन करिए, उसके बाद तीसरा नियम पढ़ाते हैं। नेक्स्ट बच्चों तीसरा स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्या होगा बच्चों, आप देखते हैं एक पौधे में उपस्थित सभी लक्षणों के कारक या जीन एकल यानी हेरिडिटी यूनिट परस्पर स्वतंत्र होते हैं और वे स्वतंत्र रूप से दूसरे पौधे के सभी लक्षणों के जीन से मिलते हैं। यही आनुवांशिक एककों या कारकों के स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम है। इसके अंतर्गत मेंडल ने 2 जोड़ी परस्पर विरोधी आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया तथा उनकी संतानों में किया, अर्थात द्विसंकरण का अनुशीलन किया, जिसका परिणाम मेंडल को 9:3:3:3:1 के अनुपात में मिलता है। ये रहा बच्चे इसका एग्जाम्पल में कौन कौन सा लिए, एक तो प्रभावी लक्षण ले लिए, कौन सा आपका प्रभावी लक्षण, ये हो गया आपका प्रभावी लक्षण जिसको मैं घेर रहा हूँ ऐसे। दूसरा क्या है आपका अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण में कौन सा, पहला गोल को रिप्रेजेंट कर दिए कैपिटल RR और पीला को रिप्रेजेंट कर दिए कैपिटल YY, और दूसरे क्या कर दिया झुर्रीदार स्मॉल RR और हरा को स्मॉल YY। तो दोनों का गोल और पीला एक लिया और उसके बाद क्या कर दिया, और इसका झुर्रीदार और हरा का एक लिया और दोनों को क्रॉस कर दिया। इस प्रकार से गोल और पीला संतानें प्राप्त हुए। ये रहा बच्चों आपका तीसरा मेंडल का नियम। मेंडल का तीनों नियम बच्चों बता दिए, एक्सपेरिमेंट करके बता दिया या प्रैक्टिकल करके बता दिए बच्चा। ये इसमें से बच्चों तीनों आप इसको याद रखेंगे, जरूर एक एग्जाम में फंसेगा, बोर्ड एग्जाम में इसका, ठीक है।